अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, जूनियर डॉक्टर्स, माय स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर प्रोफेसर मियां मोहम्मद अज़हर, प्रोफेसर ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन स्पेशलिस्ट। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उसको हम फ्रोजन शोल्डर एडिसिव कैप्सुलाइटिस या कंधे का जाम होना कहते हैं। ये ज़्यादातर 40 से 60 साल की उम्र के लोगों में प्रॉब्लम होती है और हमारे पास क्लिनिक में आने वाले 50% से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि डायबिटिक होते हैं और उन्हें कोई ट्रामा की या किसी किस्म की शोल्डर के मसाइल्स की जो हिस्ट्री नहीं होती। लेकिन बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ शोल्डर प्रॉब्लम्स होती है, मिसाल के तौर पे सब एक्रोमियन सिंड्रोम या इम्पीजमेंट सिंड्रोम्स वगैरह, या कोई सर्जरी की हिस्ट्री देते हैं या ट्रामा की हिस्ट्री देते हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको रिस्ट इंजरी होती है लेकिन वो अल्टीमेटली फ्रोजन शोल्डर पे एंड अप करते हैं क्योंकि वो बाजू के टूट जाने की वजह से कंधे का इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से कंधा भी जाम हो जाता है और बाजू के मसाइल भी बढ़ जाते हैं। बाजू की हड्डियां जो होती हैं, उंगलियों की हड्डियां जो होती हैं वो जाम हो जाती हैं और जिसकी वजह से रिस्ट एंड फिंगर स्टिफनेस होती है, मसल वेस्टिंग हो जाती है। पहले वाली कंडीशन को हम शोल्डर हैंड सिंड्रोम कहते हैं और अगर मरीज़ को के मसल्स नकारा हो जाएं तो उसको हम सुडेक्स एट्रोफी का नाम देते हैं। बेसिकली फ्रोजन शोल्डर में जोड़ में इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो जाती है जिससे जॉइंट कैप्सूल जो होता है वो थिक हो जाता है और स्कार टिश्यू बन जाता है। जोड़ में स्पेस की कमी की वजह से हरकत में दुश्वारी आती है, हरकत तकलीफ का बायस बनती है और इस दर्द की वजह से मरीज कंधे की हरकत नहीं करता जिससे कंधा जाम हो जाता है। और बेसिकली इसमें दो मूवमेंट्स होती हैं जिनमें एक अबडक्शन और एक इंटरनल रोटेशन जो कि ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से मसल्स की पावर कम हो जाती है, कंधा जाम हो जाता है और मरीज को रोज़मर्रा कामकाज में दुश्वारी होती है। फ्रोजन शोल्डर को बेसिकली हम 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज जो कि तकलीफ शुरू होने से 6 माह तक रहती है, इसमें कंधे में दर्द के साथ साथ कंधा जाम हो जाता है। तकलीफ की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता है और रात को पेशेंट सो भी नहीं सकता। कंधे की तकलीफ की वजह से मरीज़ आकर हमें अक्सर कंप्लेन करता है कि मैं कपड़े नहीं बदल सकता, कंघी नहीं कर सकता, नहाते वक्त कमर पे साबुन वगैरह नहीं इस्तेमाल कर सकता। जबकि दूसरी स्टेज 4 से 6 माह तक रहती है जिसमें कंधे की दर्द में थोड़ा बहुत तो कमी होती है लेकिन कंधे में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। और जबकि तीसरी जो स्टेज होती है वो तकरीबन 2 साल तक रहती है। इस स्टेज में आहिस्ता आहिस्ता दर्द की शिद्दत में कमी हो जाती है, हरकत में भी थोड़ी बहुत वापसी हो जाती है, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है क्योंकि इस स्टेज में मरीज़ अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर करता है लेकिन वो अब कंधे का इस्तेमाल प्रॉपर नहीं करता, जिसके लिए कंधे की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना ज़रूरी होता है। इससे मसल्स वेस्टिंग हो जाती है और मरीज़ के जो शोल्डर्स हैं, शोल्डर्स के अराउंड जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोज़मर्रा के कामकाज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोसिस करने के लिए चंद चीज़ों का मद्देनज़र रखना ज़रूरी होता है, जिसमें कि शोल्डर का क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसकी रेडियोलॉजिकल फंडिंग और रेफर्ड शोल्डर पेन जो कि सर्वाइकल स्पाइन से, जिसमें कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन, सर्वाइकल फेसर, सर्वाइकल फ्रैक्चर या सर्वाइकल माइलोपैथी या थोरेसिक एरिया के अंदर हार्ट से, लंग से और दूसरी चीज़ों से जो पेन रेफर्ड होती है, इन सब को एक्सक्लूड करना ज़रूरी होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम तमाम चीज़ों को रूल आउट करने के बाद इसका डायग्नोसिस फ्रोजन शोल्डर बनाकर फिर हम उसके साथ, पेशेंट के साथ हम डिस्कस करते हैं कि हम उसमें किस किस्म का इलाज करेंगे जिससे उसके इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने में मदद मिले। फ्रोजन शोल्डर का इलाज उसकी बेसिकली स्टेजेस के मुताबिक किया जाता है। कन्वेंशनली हम जो आम लोग फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट करते थे उसमें इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन शोल्डर में लगाया जाता था या मैनिपुलेशन की जाती है, लेकिन ये इन दोनों ही ट्रीटमेंट को इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट कंसिडर नहीं किया जाता। जहाँ तक इंजेक्शन का ताल्लुक है तो अब साइंस की तरक्की के साथ साथ बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे आ गए हैं जिनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ऐसी प्रोसीजर को हम विस्को सप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो उसमें हम कुछ मुख्तलिफ इंजेक्शंस होते हैं जिससे विच इंक्रीजेज द लुब्रिकेशन विद द जॉइंट स्पेस और उसके हरकत को वापस लाने में मदद देता है। दूसरी किस्म के पेशेंट्स वो होते हैं जिनमें जॉइंट कैप्सुलर थिकनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जॉइंट्स कैप्सुलर स्कारिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस ऐसे पेशेंट्स के में हम
हम अपने सेंटर पे एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोडायलेटेशन ऑफ द शोल्डर जॉइंट, जिससे हम शोल्डर जॉइंट के कैप्सूल्स को खोल देते हैं और मरीज की हरकत वापस आ जाती है। और तीसरी किस्म उन पेशेंट्स की होती है जिसमें कि बोन टू बोन फ्यूजन होती है। ये वो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत लेट आते हैं, जिनमें आर्थराइटिक कंडीशन बहुत सीवियर होती है, हड्डी के अंदर हड्डी बिल्कुल फ्यूज्ड हो गई होती है, और उस ऐसी कंडीशंस के अंदर हम मैनिपुलेशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैनिपुलेशन करने से हड्डी के टूटने का खतरा होता है। तो इसमें हमारे पास जो दो तरीके होते हैं, एक हम रेडियो फ्रिक्वेंसी राइजोटमी ऑफ द आर्टिकुलर ब्रांचेस ऑफ द शोल्डर जॉइंट करते हैं, या कूल्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी आरएफ प्रोसीजर करते हैं। इन दोनों प्रोसीजर की खसूसियत ये है कि इससे हम दर्द का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा कर देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हरकत को वापस नहीं ला सकते। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि आपके तमाम दोस्त चाहने वाले जिनको भी कंधे का कोई मसला हो, वो फौरी तौर पे अपने किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, और इससे पहले कि आपकी मसल वेस्टिंग हो जाए या जोड़ नकारा हो जाए, आप इसका इलाज कराएं। ये 100% काबिल इलाज प्रॉब्लम है, और इसके इलाज से आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हालत में वापस आ सकती है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और आपको सेहतमंद ज़िंदगी अता करे।